हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि ओसीडी जिन लोगों को होता है उनके फैमिली मेम्बर्स को किस तरह के बिहेवियर्स अपनाने चाहिए और किस तरह के बिहेवियर्स नहीं अपनाने चाहिए। डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली में किसी पर्सन को ओसीडी है। ओसीडी के साथ डील करना उस पर्सन के लिए जितना स्ट्रेसफुल होता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए होता है। उस बंदे के ओसीडी बिहेवियर्स, उसके कंपल्जन्स के साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस पेशेंट के लिए भी अपनी थेरेपी, अपने ट्रीटमेंट पर वर्क करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। वो बार बार अपनी कंपल्जन्स परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को उनके आसपास रहना पड़ता है, जो कि उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, कई सारे लोग हो सकते हैं, उनके लिए भी डील कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको भी काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी और एंगर के इश्यूज आने लगते हैं जब वो काफ़ी लंबे टाइम तक उस पेशेंट के साथ डील कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि ऐसे में फैमिली मेम्बर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अपना मेंटल पीस और मेंटल बैलेंस बना के रखें और साथ साथ अपने उस पेशेंट की हेल्प कर सकें, ताकि उनके बिहेवियर का जो इम्पैक्ट उनके पेशेंट पर पड़ रहा है, फैमिली मेम्बर पर पड़ रहा है, उसको कम किया जा सके, नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो, ताकि उस पेशेंट की हेल्प हो सके। तो कुछ ऐसे डूज और डोंट्स, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इस पर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान में रखना। अदरवाइज आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डील करना, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप उनके ओसीडी को बहुत बढ़ा देंगे। ये बात सच है कि फैमिली मेंबर्स और आसपास के लोगों का जो बर्ताव है वो उस पेशेंट के ओसीडी को बढ़ाने या कम करने का काम करता है। तो कुछ ऐसे बिहेवियर्स आपके फैमिली मेंबर को, जिसको ओसीडी है, उसके डिस्ट्रक्टिव, उसके नेगेटिव और उसके ओसीडी बिहेवियर्स को बढ़ाने का काम करते हैं, और आप ही के कुछ बिहेवियर्स उनके ओसीडी बिहेवियर्स को कम करने का भी काम करते हैं। तो इस पर थोड़ा सा हम इस वीडियो में नजर डालेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स के कुछ बिहेवियर्स ओसीडी बढ़ा देते हैं और कुछ बिहेवियर्स ओसीडी कम कर देते हैं। तो ये जो डूज और डोंट्स हैं, शुड और शुड नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट वाले जो ऐसी इंडिकेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, ये आपको हेल्प करेंगी कि किस टाइप के बिहेवियर को अपनाने से ओसीडी बिहेवियर कम होंगे, और अगर नहीं किया जाता तो कैसे वो ओसीडी बिहेवियर बढ़ जाते हैं। आइए इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले हम डूज के बारे में बात करेंगे, क्या किया जाना चाहिए। जिस पर्सन को ओसीडी है आपकी फैमिली में, आप ध्यान रखें कि वह पर्सन जो है वो किसी ना किसी सपोर्ट की नीड में है। उसको एक ज़रूरत है आसपास के लोगों की, फैमिली मेंबर्स की, जिनका वो सपोर्ट ले सके और जिनके सपोर्ट से वो अपने ओसीडी से ना ही सिर्फ डील करे जबकि उससे बाहर भी आए और उसको क्योर भी कर पाए। तो आपके लिए जो सबसे ज़रूरी होगा, अगर आप फैमिली मेंबर हैं किसी पर्सन के जिसको ओसीडी है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप सपोर्टिव बने, बी सपोर्टिव। उसको हेल्प करें, उसको डॉक्टर्स के पास लेकर जाएं, उसको अपनी बीमारी को जानने में हेल्प करें, उसको हेल्प करें कि वो दवाइयाँ रेगुलर ले सके, उसको मदद करें, उसको सपोर्ट करें कि वो आपसे ओसीडी के बारे में बात कर सके। आप नॉन जजमेंटल बने उसके लिए, ज़्यादा उसको डांटे ना, या ज़्यादा उसको बहुत क्रिटिकली ना देखें, उसको ये ना कहें कि वो बहाने कर रहा है या नाटक कर रहा है, या वो चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकता है। आपकी तरफ से सपोर्टिव बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पेशेंट जो है वो अपने ओसीडी से बाहर निकलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के जो बिहेवियर्स हैं वो पेशेंट को डिप्रेसिव भी बना सकते हैं। पेशेंट के दिमाग में कई बार बहुत गिल्ट होता है कि मैं अपने ओसीडी की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स पर बोझ हूं, और इस वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर हम पेशेंट को यह दिलासा दिलाएंगे और यह उसको हमेशा एक भरोसा दिलाएंगे कि देखो ओसीडी तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती से तुमने जानबूझ के इसको नहीं किया है, और ये केवल एक ऐसी बीमारी है जिससे तुम सफ़र कर रहे हो, तो ऐसा एक सपोर्टिव आउटलुक, एक सपोर्टिव बिहेवियर पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चाह रहा है कि आसपास के लोग उसके ओसीडी को ना ही सिर्फ एक्सेप्ट करें, उसको आगे बढ़ने में, एक बेटर ट्रीटमेंट की तरफ ले जाने में भी हेल्प करें। तो आपकी तरफ से सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सही डॉक्टर्स से मिलवाना, साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से उसको रेगुलरली मिलवाना, और साथ ही साथ जो जो ट्रीटमेंट में कहा जाता है उसको करने में आपको पेशेंट का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए कहा क्या जाता है और पेशेंट के लिए क्या कहा जाता है, उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डूज में आता है जो किया जाना चाहिए, वो है कंसिस्टेंट बने।
आपको अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में बहुत सारे बदलाव लाने होंगे। पेशेंट की प्रॉब्लम्स, पेशेंट की बीमारी के इर्द गिर्द बहुत सारे नेगेटिव एटीट्यूड्स डेवलप हो जाते हैं। जब वो नेगेटिव एटीट्यूड्स बदलने की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, जैसे आपको कहा जाएगा कि आप उनके रिचुअल्स में पार्टिसिपेट ना करें, आप जो है इनके साथ रेगुलरली जो है एक सपोर्टिव और एक बहुत ही एक हम्बल एटीट्यूड बना के रखें, इनको डांटे ना, इन पर गुस्सा ना करें, इनको कोई सजा ना दें, इनके साथ क्रिटिकल ना हो, इस टाइप के बिहेवियर्स में आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 दिन तो आप बड़े लाड प्यार के साथ अपने उस पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं और 4 दिन बाद आप उस पर अपनी गुस्सा, अपनी नफरत, अपना एंगर निकाल रहे हैं और उसको धिक्कार रहे हैं कि तुम कुछ नहीं करते, तुम बिल्कुल अपने ओसीडी को मेंटेन करने के लिए जो डॉक्टर कहता है उसको करते नहीं हो, तुम ठीक नहीं होना चाहते हो, तुम्हारे को बिल्कुल भी इच्छा शक्ति नहीं है कि तुम ठीक हो जाओ, तुम सारा दिन जो है पड़े रहते हो बिस्तर पर, तुम बाहर नहीं जाते हो, बाहर नहीं जाओगे, दुनिया में घूमोगे नहीं, काम नहीं करोगे तो कैसे ओसीडी दूर होगा। इस तरीके की बातें करने लगता है पेशेंट के फैमिली मेंबर और कभी कभी बिल्कुल सपोर्टिव हो जाते हैं और लाड प्यार करके उस पेशेंट के साथ जो है वो बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। तो ऐसे में जो अगर आप कुछ रूल्स सेट कर रहे हैं, जो आपका थेरेपिस्ट, आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि कैसे बिहेवियर होने चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी रखें। अगर सपोर्टिव है तो सपोर्टिव ही बने रहें। ध्यान रखें कि कभी कभी एक वर्ड, एक शब्द, एक स्टेटमेंट, एक वाक्य भी उस पेशेंट के दिमाग में अटका रह सकता है और जो उसकी कंप्लेंट बन सकता है, जिसके साथ वो जूझता रहे और वो अपने प्रति नेगेटिव हो जाए। तो कंसिस्टेंसी रखनी है अपने बिहेवियर में ताकि पेशेंट का भी भरोसा बना रहे ट्रीटमेंट पर और खुद पर कि वो उससे डील कर सकता है। तीसरा डूज आता है बी पॉजिटिव। मतलब आपको सकारात्मक होना बहुत जरूरी है पेशेंट की कंडीशन और उसके ट्रीटमेंट के लिए। पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि आपको ट्रीटमेंट पर भरोसा होना चाहिए, आपको इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि पेशेंट जो है वो अपने को ठीक कर सकता है, अपने पर भरोसा होना चाहिए कि आप भी उस पेशेंट की हेल्प करके उसको इससे बाहर निकाल सकते हैं, डॉक्टरों पर भरोसा होना चाहिए कि डॉक्टर जो है वो सही इलाज कर रहे होंगे, सही इलाज दे रहे हैं, भले आपने कहीं से भी उसके बारे में जानकारी ली हो। तो पॉजिटिव होना जरूरी है कि इस पेशेंट की कंडीशन आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरह से बदलेगी, बेटर होगी, मेडिसिन से या थेरेपी से वो धीरे धीरे इससे बाहर आएगा और आगे जाके वो अपने लाइफ में वो सारी चीजें कर पाएगा जो अभी ओसीडी की वजह से नहीं कर पा रहा है। तो पॉजिटिव रहना, होपफुल रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है ताकि ट्रीटमेंट में आप अपनी और अपने उस पेशेंट की हेल्प कर सकें और सपोर्टिव हो सकें। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डूज में आता है जो किया जाना चाहिए, वो है इन्फॉर्म्ड रहें। बी इन्फॉर्म्ड। नॉलेज लेना, एजुकेशन लेना, इंफॉर्मेशन लेना ओसीडी के बारे में, ओसीडी की कंडीशंस के बारे में, ओसीडी के बिहेवियर, सिम्टम्स और उससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज आते हैं फैमिली में और पेशेंट की लाइफ में, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक रिसोर्स है जो मैं अपने चैनल पर आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जिससे कि आपको सही जानकारी मिले और आप अपने ट्रीटमेंट में, अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट में आप हेल्प कर सकें और ले सकें। तो इसके लिए सही रिसोर्सेज की जानकारी, वेबसाइट विजिट करें, ई बुक्स होती हैं या कुछ पेपर बुक्स होती हैं जो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, जिन्हें पढ़ सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से, अपने थेरेपिस्ट से कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस या ऐसी कुछ गाइडलाइंस ले सकते हैं जो कि वो आपको दें, जिसको आपको फॉलो करना हो। पेशेंट की प्रॉब्लम के बारे में समझें कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है और जो थेरेपी वाला ट्रीटमेंट है वो दोनों क्यों दिए जा रहे हैं, किस कंडीशन में कब दिया जाना जरूरी है, कितने टाइम तक दिया जाना जरूरी है, किस ट्रीटमेंट से क्या फायदा होगा, और जो भी फायदा होगा उसमें आप डॉक्टर्स को कोऑपरेट करेंगे। ये नहीं कि आप इस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से मेडिकल मान लेंगे और कहेंगे सिर्फ दवाओं से ठीक होना है, या आप पेशेंट को कहेंगे कि ये प्रॉब्लम दवाओं से कोई जरूरत नहीं है ठीक करने की, इसके लिए तुम नेचुरल ट्रीटमेंट लो, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लो या सिर्फ थेरेपी लो। किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन, जोर जबरदस्ती पेशेंट के साथ, अपने साथ पेशेंट के ट्रीटमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा वर्स कर सकती है, बुरी बना सकती है। तो इसलिए सही जानकारी के साथ ही पेशेंट के बारे में कोई ओपिनियन बनाएं और उसकी बीमारी और उसकी प्रॉब्लम के लिए जो सपोर्ट देना है वो पूरी तरह से जानकारी से युक्त होना चाहिए। अपने विचार, अपने मनगढ़ंत धारणाएं, अपनी जो सोच है उसके हिसाब से मत चलिए। उसके हिसाब से चलने से आपको फायदा नहीं होगा। ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिसको समझना जरूरी है। आप अपने हिसाब से चलोगे, आपको जो जानकारी है उसके हिसाब से आप पेशेंट की हेल्प नहीं कर पाओगे। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, थेरेपिस्ट क्या कहते हैं और जगह जगह इंटरनेट पर, यूट्यूब वीडियोस में क्या बोला जाता है, क्या बताया जाता है, उसको फॉलो करें, उसको समझें। नेक्स्ट एक डूज में आता है कि आपको अपने को भी स्ट्रेस फ्री करना है।
तो याद रखें कि ओसीडी आपके उस पेशेंट की गलती नहीं है, उसने जानबूझ के नहीं किया है, ना ही आपकी गलती है। हो सकता है आपके फैमिली में भी किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम रही हो और डॉक्टर ने बोला हो कि ये प्रॉब्लम्स जेनेटिक होती हैं, तो यह आपकी भी गलती नहीं है। आपको याद रखना है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे अगर पेशेंट को डांटने में, पेशेंट के साथ फ्रस्ट्रेट हो जाने में, पेशेंट के साथ कोऑपरेट करने में, मतलब आप उसके रिचुअल्स में, अगर वो कहता है मेरे ये सारे कपड़े और ये सारी चीज़ें धो दो, तो आप भी धो रहे हो। इन सब चीज़ों में आप जितना ज़्यादा कोऑपरेट करोगे या उससे लड़ोगे या संघर्ष करोगे, उतने ज़्यादा आप भी तनावग्रस्त हो जाओगे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको भी खुद को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप भी अपने ऊपर ध्यान रखें। अपने काम धंधे, अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां जो हैं, काम है, उनको नेग्लेक्ट ना करें, उनको छोड़ें ना। अपने को जितना स्वस्थ रखेंगे फिजिकली मेंटली, उतना ज़्यादा आप पेशेंट की भी हेल्प कर पाएंगे। तो ये थे कुछ डूज जो किए जाने ज़रूरी हैं। बात करने को बड़े सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे और पॉइंट हो सकते हैं, पर फिलहाल मैं इन 5 पॉइंट्स पर आपको कहूँगा आप जोर दें। कुछ और पॉइंट्स मैं आगे की किसी वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अब हम आते हैं डोंट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है अब आपके लिए जानना, डोंट्स क्या करना है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे ये तो हम करते ही हैं, डॉक्टरों के पास ले जा रहे हैं, जानकारी भी रखते हैं, समझते हैं कि क्या करना ज़रूरी है, हम बड़े हमदर्दी रखते हैं अपने उस पेशेंट के साथ, आफ्टर ऑल वो हमारा फैमिली मेम्बर है, हमें तो उसके साथ रहना है। ऐसी बहुत सी धारणाएं हैं आपकी, और आप पूरी तरह से, मैं मानता हूँ वैलिड है ये पॉइंट कि आप अपने पेशेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप उनकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, आप कर रहे हैं उनकी मदद। पर कभी कभी हमसे कुछ चूक हो जाती है, हम कुछ ऐसे बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसे बर्ताव कर रहे होते हैं जिस वजह से पेशेंट की प्रॉब्लम और वर्स हो रही होती है। तो क्या ऐसे डोंट्स हैं जो नहीं किए जाने चाहिए जिससे कि आप और ज़्यादा पेशेंट की हेल्प कर सकें और ज़्यादा उसको ओसीडी ओवरकम करने में मदद दे सकें, उन पर आप फोकस करेंगे। तो किस तरह से सपोर्टिव होना है वो तो हो गया, वो तो आप कर रहे हैं, दवा भी करवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, और वो गलतियां करनी बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो ओसीडी शायद हो सकता है कभी ठीक ना हो, और हो सकता है कि इनमें से 1-2 गलतियां सुधार के पेशेंट की कंडीशन में, पेशेंट की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आप ला सकें, सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। तो अब आप ध्यान दीजिए कि डोंट्स कौन से हैं जो नहीं किए जाने चाहिए, क्या करें और क्या ना करें। अब बात करेंगे क्या ना करें आप। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट के जो रिचुअल्स हैं, कंपल्जन्स हैं, वो जो ओसीडी परफॉर्म करता है, मतलब जैसे अगर उसको गंदगी का ओसीडी है, वो बार बार हाथ धोएगा, या किसी भी तरीके से वो घर की चीज़ें धुलवाने की कोशिश करेगा, बार बार चीज़ें चेक करने की नीड आती है, तो वो अलग अलग, जैसे बत्तियां हैं, स्विचेस हैं, गैस स्टोव है, दरवाज़ों की कुंडियां, ताले हैं, चेक करेगा, या किसी भी टाइप की चीज़ वो अगर चेक करता है या धोता है या कोई भी कंपल्जन परफॉर्म कर रहा है, उस कंपल्जन में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना, उसका हिस्सा नहीं बनना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स खास करके शुरुआती स्टेज में ऐसा ज़रूर करते हैं। जब किसी को ओसीडी डेवलप हो रहा है तो शुरुआती के कुछ महीनों में इनकी आदत हो जाती है, या कोई ऐसा पेरेंट जो बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल नेचर का है, जैसे कई मदर्स होती हैं या कई फादर्स होते हैं, वो पेशेंट के ओसीडी में उनको हेल्प करने लगते हैं। पेशेंट कहता है कि ये सारी चीज़ें धो दो, वो धोने लगते हैं। पेशेंट कहता है कि मेरी पूरी अलमारी के सारे कपड़े धो दो, अलमारी धो दो, टेबल धो दो, फर्नीचर धो दो, तो घर में कोई एक पर्सन है, वो सुबह शाम उनके लिए वो धोने में लगा रहता है, चेकिंग करता रहता है उनके लिए, उनकी चेकिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। वो उनके लिए पूरे दिन में ऐसी रूटीन बनाता है कि कब हम चेकिंग करेंगे बैठ के। जैसे किसी भी टाइप का बिहेवियर हो सकता है कि वो अपने बालों को बहुत चेक कर रहे हैं, अपने फेस को चेक कर रहे हैं, जो कि ओसीडी में, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में भी होता है। तो ऐसे जो चेकिंग वाले बिहेवियर्स होते हैं, या क्लीनिंग वाले, या दूसरे जो भी कंपल्जन्स होते हैं, उसमें कई बार क्या होता है कि पेशेंट के फैमिली मेंबर्स पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अपने काम धंधे और घर की जिम्मेदारियों के बाद उनके पास एक ही काम है कि पेशेंट के रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करो, उसको पूरा करने में हेल्प करो। क्यों? क्योंकि या तो उनको डर होता है कि अगर नहीं करेंगे तो पेशेंट हम पे हावी हो जाएगा, हमें मारेगा, गुस्सा करेगा, या उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करना जरूरी है क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आप जब पेशेंट की हेल्प करते हो उसके रिचुअल्स में,
उसके उन रिचुअल्स को, आदतों को, कंपल्जन्स को बढ़ावा दे रहे हो और इससे ओसीडी उसका जान नहीं रहा, यहाँ तक कि और ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है। पेशेंट की इनसाइट खत्म हो जाएगी, वो भूल जाएगा कि ये ओसीडी जैसी कोई बीमारी है, ओसीडी जैसी कोई प्रॉब्लम है। वो इसको प्रॉब्लम ही नहीं मानेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसे लगेगा ये तो नॉर्मल है, ये तो हेल्दी बात है। तो ऐसे में पेशेंट की जिद और ज़्यादा बढ़ जाएगी और दवाओं से तो दूर की बात, थेरेपी कुछ भी वर्क नहीं करेगा ऐसे केस में। दवाएं भी खासकर ऐसे में काम करनी बंद कर देती हैं, क्योंकि जब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो पेशेंट अपनी कंपल्जन्स को रोकने की बजाय और ज्यादा उनको बढ़ावा देगा। दूसरा एक डोंट आता है कि पेशेंट की जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग्स हैं, उसका इमोशनल स्वभाव जो आता है, रोने लगता है, परेशान हो जाता है, गुस्सा कर देता है, धमकाने लगता है, अपने को बहुत स्ट्रेस्ड और बहुत ही लाचार और बहुत ही हेल्पलेस दिखाने लगता है, उसकी वजह से अपने को कमजोर ना करें। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स, खासकर जब बच्चों को ओसीडी होता है या जब नया नया ओसीडी डेवलप हुआ है किसी को, तो फैमिली मेंबर्स बड़े परेशान, उदास और बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं, डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। और उस वजह से वो क्या करते हैं, पेशेंट खासकर कि जब बहुत हेल्पलेस हो जाता है, वो अपनी हेल्प तो कर नहीं पा रहा है, अपना ओसीडी दूर नहीं कर पा रहा है, बहुत बार कंपल्जन्स परफॉर्म करते 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 कई घंटे निकाल देता है। तो अगर कोई उनके ओसीडी में पार्टिसिपेट ना करे तो ऐसे में वो क्या करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते, बट वो परेशान, दुखी होकर अपने ओसीडी के सामने हार कर ऐसा करते हैं और उनको मजबूरन ऐसे बिहेवियर के सामने जो फैमिली मेंबर्स हैं वो गिव अप कर देते हैं। तो वो किसी ना किसी तरीके से उनके रिचुअल्स में, कंपल्जन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो पेशेंट क्या करता है, अक्सर अपनी लाचारी के कारण बहुत सारी ऐसी बातें मनवाने लगता है अपनी इमोशंस या अपनी वीकनेस की वजह से। जबकि ध्यान देने की जरूरत है कि जितना ज्यादा वो इमोशनल होकर आपसे अपने काम करवाएगा, आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे, आप उसको और ज्यादा दुखी, और ज्यादा परेशान, और ज्यादा सफर करवाएंगे, क्योंकि वो उसकी आदत बन जाएगा। फिर वो उसे दूर करने के जो हेल्दी उपाय हैं वो नहीं करेगा, वो उसकी जगह क्या करेगा, रोने को, चीखने को, ब्लैकमेल करने को, धमकी देने का इस्तेमाल करेगा। और उस वजह से उसको पता चल जाएगा ऐसा करने से मेरी बात मान जाएंगे, वो बार बार इसका इस्तेमाल करेगा और धीरे 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 घर के जो रिलेशनशिप्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, सब दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए पेशेंट की ना रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कीजिए और ना ही उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के सामने कमजोर पड़िए। स्ट्रांग बनना होगा, आपके स्ट्रांग बनने से पेशेंट की हेल्प होगी, पेशेंट का नुकसान नहीं होगा। थोड़ी देर का नुकसान पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल होगा। तीसरा डोंट आता है कि डरे मत कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। स्ट्रिक्ट एक्शन से यहां मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट को पनिश करें, गुस्सा करें, लड़ें उससे, उसके हाथ बांध दें या कुछ ऐसा कुछ कर दें, नहीं। ना डरने का मतलब ये है, निडर होने का मतलब ये है कि अगर पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए मना करता है, पेशेंट अपने लाइफ में किसी भी तरह का चेंज बनाने से मना करता है, पेशेंट किसी भी तरह से ऐसा बिहेवियर दिखाने से मना करता है जो कि उसके ओसीडी को दूर करेगा, मतलब अच्छे बिहेवियर अपनाने से मना करता है, तो उसके साथ थोड़ी सख्ती बरतना जरूरी है ताकि आप उसके अंदर अच्छा बदलाव ला पाए। नहीं तो होगा क्या कि वो अपनी जिम्मेदारी तो ले नहीं पा रहा, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी को तो समझ नहीं पा रहा, आसपास के लोग भी जो सपोर्ट नहीं दे रहे या जो उसके साथ सख्ती नहीं बरतेंगे, तो पेशेंट के साथ नरमी बरतने से कई बार वो अपना नुकसान तो करेगा ही, साथ साथ उसका इलाज भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो पेशेंट का इलाज ढंग से चलता रहे, उसके लिए जरूरी है कि पेशेंट के साथ थोड़ा सा कभी कभी फर्म, सख्त डिसीजन लेने जरूरी होते हैं, स्पेशली उसके इलाज के मामले में, या जो भी एकोमोडेशंस करते हैं फैमिली मेंबर्स, मतलब उसकी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मना कर दिया तो मतलब मना कर दिया है, अगर कुछ चीजें अलाउड नहीं है तो मतलब नहीं है। थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना जरूरी होता है। ये आपके थेरेपिस्ट के साथ जब आप डिस्कस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि थेरेपिस्ट आपको बताएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसके ऊपर आप कंसिस्टेंट रहें, आप अड़े रहें और स्ट्रिक्टली उसका पालन करें। अगला डोंट आता है कि आप पेशेंट की बीमारी के जो बिहेवियर हैं, उसकी जो सोच है, जो उसकी ऑब्सेशंस या कंपल्जन्स हैं, उससे एम्बैरेस ना हो, शर्मिंदगी फील ना करें, हिचक ना रखें किसी से बात करने में, उसके लिए खुद अपने मन में किसी तरीके की कोई ग्लानि, कोई गिल्ट ना रखें। आपके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव इमोशन नहीं आनी चाहिए जिससे कि आपको शर्मिंदगी हो, आपको शर्म महसूस हो उसे एक्सेप्ट करने में। खासकर ये उन मामलों में ज्यादा देखने में आएगा जब पेशेंट को सेक्सुअल या रिलीजियस टाइप की ऑब्सेशंस होती हैं।
जिसके अंदर पेशेंट के दिमाग में हमेशा कोई ना कोई सेक्सुअल इमेजेस आती हैं, या खासकर रिलीजियस फिगर्स, ब्लास्फेमस, उसके अंदर ऑब्सेशन थॉट्स आती हैं, जिसके अंदर वो अपने भगवान को या तो गालियां देता है या उन्हें किसी तरीके से किसी सेक्सुअल एक्ट में इमेजिन करता है। इमेजिन नहीं कहूंगा, या जो उसके अंदर ऑब्सेशन आती है। तो इन बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करने में पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स को भी बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है, एम्बैरेसमेंट होती है। तो वो पेशेंट से इस बारे में बात ही नहीं कर पाते। पेशेंट की इस ऑब्सेशन के बारे में डील करने में क्या करना चाहिए, उसमें उसकी हेल्प नहीं कर पाते। तो ये एम्बैरेसमेंट हटानी है, इसके लिए ज़रूरी है आप अपने थेरेपिस्ट के साथ अच्छा रिलेशन बनाएं और थेरेपिस्ट से सारी चीज़ें क्लियर करें कि कैसे पेशेंट के साथ बात करनी है, किस तरीके से उसको संभालना है, कैसे एक ओपन माइंडेड, एक ओपन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट घर के अंदर रखना है, जिससे कि ओसीडी के उन बिहेवियर्स के बारे में बात हो सके और पेशेंट को समझ में आए कि वो जो उसकी नेगेटिव थॉट आती हैं, वो जो सेक्सुअल या रिलीजियस जो ब्लास्फेमस थॉट्स आती हैं, वो उसकी गलती नहीं है, वो उसका ऑब्सेशन है, यानी कि वो उसके बिना चाहे आ रही है, इसलिए तो उसकी ऑब्सेशन बनी हुई है। तो इसलिए उसके बारे में बात करना कोई गलत चीज़ नहीं है। किसी तरीके से बात करने से, रोकने से खुद को वो अपने को दबाए ना, जबकि बात होगी उसके बारे में तो उसको हील करने में, ट्रीट करने में, एड्रेस करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी सबको। तो पहले इसके बारे में अपने थेरेपिस्ट से बात कर लें और थेरेपिस्ट के साथ पेशेंट और फैमिली मेंबर्स बैठ के इसके बारे में जो भी गिल्ट या शेम है उसको दूर करें पहले। अगला डोंट आता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम्स पर गिव अप ना करें, हिम्मत ना हारें। ये नहीं कि दवाएं दिलवा दी, वहाँ हॉस्पिटल ले गए, ये कर दिया, वो थेरेपी दिलवा दी, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल ले गए, एम्स ले गए, फोर्टिस ले गए, अपोलो ले गए, प्राइवेट क्लिनिक पे चले गए, सब जगह चले गए, बहुत सारी वेबसाइट्स पर डाली, बुक्स पर डाली, सब कर दिया, बट तुम्हारा ओसीडी तो ठीक नहीं हो रहा। पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो गिव अप करने की कंडीशन में आ जाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले लेते हैं। तो एफर्ट्स लेना अपनी जगह ज़रूरी है। पेशेंट की हेल्प करने के लिए रीड करना या अलग अलग जगह जाना, डॉक्टरों से मिलना, ये भी ज़रूरी है। पेशेंट के बारे में नॉलेज और एजुकेशन लेना वो भी ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आप गिव अप ना करें, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर उस पेशेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप ही हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे में अपनी इम्पोर्टेंस को समझें, अपनी सिग्निफिकेंस, अपनी ज़रूरत को समझें और आप ध्यान रखें कि अगर आप गिव अप कर देंगे तो शायद आपका पेशेंट भी गिव अप कर देगा। तो वो तो गिव अप करने की कंडीशन में पहले ही रहता है, क्योंकि वो थक जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो स्ट्रेस्ड अप हो जाता है, दवाइयाँ या कुछ कभी कभी काम नहीं करती, धीरे काम करती हैं, या ओसीडी जिन लोगों में बहुत लंबे समय से है उनके अंदर ओसीडी किसी ना किसी लेवल पर बनी रहती है। तो ऐसे में उसे डील करना सीखना पड़ता है। उस केस में उम्मीद ना छोड़ें और गिव अप ना करें। ये नहीं कि आपने फ्रस्ट्रेशन में, चिढ़ के, दुखी होकर उसके ट्रीटमेंट में और उसके बिहेवियर्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना बंद कर दिया हो। मतलब उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करना फिर भी ज़रूरी है। जब तक आप उसके साथ हैं आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है डोंट्स में, खुद को ना भूलें। ये डूज में भी बात की थी इस बारे में, डोंट्स में फिर से इस बारे में बात करूंगा। खुद को ना भूलें, ध्यान रखें, आपको अपना स्वास्थ्य मेंटेन करके रखना उतना ही ज़रूरी है जितना पेशेंट के लिए ज़रूरी है। मतलब पेशेंट को अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना है, आपको भी अपनी रूटीन, अपनी वर्क लाइफ, अपनी एवरीडे जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मेंटेन किए रहना ज़रूरी है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना ज़रूरी है, अपने रिलेशंस पर, बाकी के रिलेशंस पर फोकस करना ज़रूरी है, घर के बाकी लोगों का रिलेशन ना बिगड़े। आप इंडिपेंडेंट हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है उस पेशेंट की लाइफ, उस पेशेंट की लाइफ के डिसीजन। तो आप अपने को ठीक रखेंगे फिजिकली, मेंटली, तो पेशेंट भी ठीक रहेगा, पेशेंट का भी हौसला बढ़ेगा और पेशेंट भी अपने ट्रीटमेंट के लिए पॉजिटिव हो पाएगा। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स से जो मैंने आपसे डिस्कस किए, इन पर ध्यान दीजिए, इनको इम्प्लीमेंट कीजिए। जितना आपको हौसला मिले, जितना आपको मोटिवेशन मिले वो भी अच्छा, और जितना आपको कुछ नई चीज़ अगर समझ आई हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली हो, तो उस बारे में और जानकारी लें और समझें, उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ आगे बढ़ें। कुछ टिप्स थी, इसको सुनने से आप इनको इम्प्लीमेंट शायद ना कर पाएँ। आपको कैसे करना है अपने पेशेंट के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये अपने थेरेपिस्ट से बात करें। साइकाइट्रिस्ट अगर बात नहीं करता है आपसे इस बारे में तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बात करें, वो इसी चीज़ में आपको हेल्प करेंगे। तो साइकाइट्रिस्ट पर अगर आप निर्भर करते हैं, डिपेंडेंट हैं और वो नहीं सुनते हैं आपकी, नहीं बात कर रहे हैं,
तो परेशान मत होइए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, सेशन लीजिए, आधा 1 घंटा बैठ के उनके साथ बात कीजिए, समझिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, और ज्ञान लीजिए, पढ़िए इसके बारे में और जानिए। और ऐसे लोग जो ओसीडी से सफ़र करते हैं, जो आपको हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट क्लिनिक पे या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जो देखने में मिलेंगे, और अगर डॉक्टर आपको अलाउ करता है या कोई ऐसे पेशेंट मिल जाते हैं जिनसे आप बात कर सकें, तो उनसे मिल के समझिए कि कैसे वो डील करते हैं ओसीडी के साथ। इस बारे में जितना ज़्यादा आप एजुकेट होंगे, जितना ज़्यादा समझेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे, उतना ज़्यादा आप एक बेटर रोल प्ले कर पाएंगे अपने फैमिली मेम्बर की लाइफ में जिसको कि ओसीडी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें कोई सवाल हो तो, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो। ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस की जानकारी के लिए नोटिफिकेशंस मिलेंगी आपको अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो। धन्यवाद।